Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about irritable bowel syndrome. So before proceeding this topic, हम उससे पहले एक MCQ सॉल्व करते हैं so that आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का MCQ हमारे इस टॉपिक से आ सकते हैं. So the question is that a patient present with recurrent abdominal pain, very important, recurrent abdominal pain है for 4 month, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 4 मंथ से उसको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है एंड उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ब्लोटिंग एंड ऑल्टरेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन. इट मीन्स कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है. इन्वेस्टिगेशंस जो हुआ है वो सारे के सारे नॉर्मल है. देन व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, वेदर इट्स अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम. सो coming to the topic, that is the irritable bowel syndrome. So irritable bowel syndrome मतलब कि ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ कि जो आपका जो बॉवल है वो इरिटेट हो रहा है. सो वो इरिटेट क्यों हो रहा है? सो जो हमारा इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है ना, डेट इज द फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर. जो मतलब इसमें कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ लाइक जो मिकोजा है, सब मिकोजा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है मोटिलिटी में. ठीक है ना. सो इट इज द फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन. जो बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसमें फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर होते हैं. ठीक है ना. सो बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा गट है, जो हमारा गट और ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, वो प्रॉपर नहीं होता. जो कम्युनिकेशन होता है ना हमारे गट और ब्रेन, सब कुछ, इनफैक्ट जो ब्रेन है वो सारे ऑर्गन से ही कनेक्टेड है. ठीक है ना. बट जो गट एंड ब्रेन के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो गट है ना वो ओवर सेंसिटिव हो गई है. ओवर सेंसिटिव टू लाइक पेन हो गया, एनीथिंग है ना. सो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है. एंड जो गट की जो मोटिलिटी है ना वो ऑल्टर हो गई है. जो बॉवल जो मूवमेंट है वो ऑल्टर है, या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है. उसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होगी तो बहुत डायरिया होने लग जाएगा, बहुत कम है तो कॉन्स्टिपेशन होगा. सो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम बेसिकली क्या हो रहा है, गट एंड जो हमारा ब्रेन है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है. ठीक है ना. सो इट इज द फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू शुड लाइक, बस ये 3 चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का. दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एब्डोमिनल पेन. मतलब क्या हो रहा है? रिकरेंट आपको एब्डोमिनल पेन होगा फॉर मोर देन 1 डे पर वीक. ये जो डेज है ना, डेट इज इंपॉर्टेंट. रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगा फॉर मोर देन 1 डे पर वीक. एंड वो जो पेन होगा ना, दैट पेन इज रिलीफ बाय डेफिकेशन और फ्लैटस या फिर पेशेंट बोलेगा कि मुझे पेन होता है. एंड जैसे ही मैं स्टूल अच्छे से पास हो जाता है, स्टूल पास करने जाता हूँ, स्टूल पास करने के बाद मुझे पेन में आराम मिलता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगा फॉर मोर देन 1 डे पर वीक एंड दैट पेन रिलीफ बाय डेफिकेशन और फ्लैटस. एंड इट इज ऑल्सो, जो पेन है दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल. मतलब तो या तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब स्टूल आएगा ही नहीं, या फिर डायरिया होगा, बहुत ज्यादा स्टूल पास होगा, बार बार पास होगा, या फिर दोनों हो सकता है. मतलब कि अभी हमने पढ़ा ना, ऑल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन. एंड ऑल्सो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ स्टूल का अपीयरेंस भी चेंज होगा फॉर मोर देन 3 मंथ. अगर 3 मंथ से ज्यादा ऐसे हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम. सो ये डेफिनेशन आपको याद करना है. इट इज अ फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगा फॉर मोर देन 1 डे इन अ वीक. एंड दैट pain is associated with like change in frequency of stool, change in appearance of stool, and that pain get relief by passing of stool और defecation और flatus. ठीक है ना. सो अगर मैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करूं ऑफ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, तो अभी हमने पढ़ा कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा. सो कॉन्स्टिपेशन होगा तो मतलब कि जो स्टूल है वो हार्ड होगा, प्रॉपर इवैक्यूएट नहीं होगा. इनफैक्ट ऑफ आप उनको लेग्जेटिव्स पेशेंट को दिए जा रहे हो, लेग्जेटिव्स इंक्रीज किए जा रहे हो, स्टिल अच्छे से पेशेंट बोलेगा मेरे अभी भी स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, अभी भी स्टूल हार्ड होता है. ठीक है ना. सो फर्स्ट. सेकेंड थिंग, या तो डायरिया होगा, तो डायरिया क्या होगा, डायरिया तो होगा, फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होगी, बट जो अमाउंट होगा ना, डेट इज लेस देन 200 ml पर डे होगा. ठीक है ना. सो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है. एंड उसके अलावा लाइक बेल्चिंग हो गया,
ब्लोटिंग फील होगा, ठीक है ना, बोर बोगाइमी मतलब कि गर्गलिंग मर्गलिंग, जो जैसे कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं या फिर भूखे रहते हैं तो अजीब सी आवाज आपको आती होगी आपके बॉवल मूवमेंट से, ना, सो लाउड गर्गलिंग और रंबलिंग साउंड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, है ना, वो हो सकता है, या फिर नोजिया, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में। और ये ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्ट्रेस से और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, जैसे कि पेपर एग्जाम आने वाले तो और आपका डायरिया इंक्रीज हो जाएगा, सो स्ट्रेस लेने से और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं वर्कअप की बात करूं सो बेसिकली रोम क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। रोम क्राइटेरिया मतलब यही कि रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगा फॉर मोर देन 1 day इन अ वीक, एंड दैट पेन इज relief by defecation or flatus, change in and it is also associated with change in frequency of a stool and change in the appearance of stool। ये हमारा बेसिकली रोम क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो वर्कअप है ना, जैसे कि सीबीसी हो गया, वो नॉर्मली ही होगा। स्टूल फॉर पैरासाइट्स करोगे वो भी नॉर्मल होगा। आपने सिग्मोइडोस्कोपी किया है ना, आपने लाइक रेक्टम प्लस आपने सिग्मोइड क्लोन को अच्छे से विजुअलाइज किया, उसमें बायोप्सी ली, है ना, क्लोनोस्कोपी किया, पूरा का पूरा क्लोन आपने देखा, तो उसमें स्ट्रक्चरल डैमेज कुछ नहीं होगा, बस फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर होगा, है ना, फंक्शनल प्रॉब्लम होगा, मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल डैमेज कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डाइट। डाइट में आपको पेशेंट को क्या बोलना है, यू हैव टू टेक लो इन फोर्ड मैप डाइट। लो फोर्ड मैप डाइट लेना। फोर्ड मैप का मतलब क्या है, फोर्ड मैप इज द निमोनिक टू लर्न। सो फोर्ड मैप मतलब कि एफ मतलब कि फर्मेंटेबल, फर्मेंटेबल डाइट कम लेना है। ओ इज द ओलिगोसैकेराइड्स डाइट कम लेना है। एम इज द मोनोसैकेराइड्स कम लेना है, ठीक है ना। ए इज द मोनो हो गया, एंड पी इज द पॉलीसैकेराइड्स आपको क्या लेना है, कम लेना है अपनी डाइट में, ठीक है ना। सो एफ इज द फर्मेंटेबल, ओलिगो, डाई, मोनो एंड पॉली और पॉलीओसैकेराइड्स जो डाइट है वो कम लेनी है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट मोटिव होगा, मतलब कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है पेशेंट को तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, टेगासिरोल ड्रग्स। टेगासिरोल क्या करेगा, पेरिस्टालसिस इंक्रीज कर देगा। पेरिस्टालसिस इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स अच्छे से स्टूल पास हो जाएगा। या फिर सेकंड ड्रग है ल्यूबिप्रोस्टोन। ल्यूबिप्रोस्टोन क्या करेगा, लुब्रिकेट कर देगा, सो स्टूल इजिली पास हो जाएगा, ठीक है ना। लिनाक्लोटाइड। सो ये 3 ड्रग्स है फॉर कॉन्स्टिपेशन। टेगासिरोल हो गया, ल्यूबिप्रोस्टोन हो गया एंड लिनाक्लोटाइड हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा स्पैजम भी होगा, है ना, स्पैजम होता है तो पेन हो रहा है पेशेंट को तो हम एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग देते हैं, दैट इज डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन इज द एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग, ठीक है ना। उसके अलावा पेन, पेशेंट को पेन हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ा ना, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकरेंट एब्डोमिनल पेन हो रहा है। सो पेन के परसेप्शंस को कम करने के लिए हम क्या देंगे, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर देंगे, लो डोज ऑफ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग, दैट इज द पैरोक्सिटिन हो गया, एलोसार्टन हो गया। सो ये सारे ड्रग्स देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो गट फ्लोरा को जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं गट के, उसको इंक्रीज करने के लिए हम प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स देंगे। सो प्रीबायोटिक क्या है, प्रीबायोटिक क्या करेगा, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द गुड बैक्टीरिया। एंड प्रोबायोटिक क्या है, जो हम लाइव मेड लाइक बाहर से मेड माइक्रोब्स दे रहे हैं ना, सो लाइव माइक्रोब्स दे रहे हैं, जैसे कि बाइफिडोबैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस हो गया। सो ये हमारा प्रीबायोटिक हो गया एंड प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक मतलब कि ऐसा एजेंट जो गुड बैक्टीरिया की एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, एंड प्रोबायोटिक मतलब कि ऑलरेडी बना बनाया दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा हम रिफेक्सिमिन भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को बेसिकली अगर इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज जो है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल सिंड्रोम जो है, अगर वो कॉन्स्टिपेशन, वो डायरिया हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज जो है वो अगर डायरिया उसमें हो रहा है, सो डायरिया हो रहा है तो हम एक एंटीबायोटिक देते हैं जो बेसिकली गट का जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, दैट इज द रिफैक्सिमिन, ठीक है ना। उसके अलावा डायरिया अगर होगा तो डायरिया के लिए हम लोपिरामाइड हो गया, कोलेस्टाइरामिन हो गया, सो ये ड्रग्स देते हैं, ठीक है ना। एंड पेशेंट को हमें बोलना है कि हाई फाइबर डाइट लेना है, लाइक ब्रान हो गया, सीलियम हो गया, सो हाई फाइबर डाइट लेना है। लो डाइट इन फोर्ड मैप ना, लो फोर्ड मैप डाइट लेना है। सो ये बेसिकली हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। Coming to the questions part, that is a patient present with recurrent abdominal pain हो रहा है, ठीक है ना, for 4 month, ठीक है, 4 मंथ। देखो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे ये जो सारे जो सिम्टम्स है वो मोर देन 3 मंथ होना चाहिए। सो 4 मंथ से उसको पेन है, एंड पेन के साथ साथ उसको ब्लोटिंग भी है, ऑल्टरेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आए हैं। सो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस,
क्रोन्स डिजीज ये हमारा ये नहीं हो सकता है ना, ये मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन तो नॉर्मल नहीं आएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। एंड फोर्थ इज द इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। सो आंसर क्या होगा हमारा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है विच क्लिनिकल फीचर मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ IBS मतलब इन्फ्लेमेटरी बॉवेल सिंड्रोम rather than inflammatory bowel disease. So inflammatory bowel disease is the like ulcerative colitis and Crohn disease हमारा IBD के अंदर में आता है। तो उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसा क्लिनिकल फीचर है जो स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि वो IBS हो, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल सिंड्रोम हो, ठीक है ना। सो इन्फ्लेमेटरी बॉवेल सिंड्रोम में अगर हम बात करें, सॉरी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की बात करें, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम नॉट इन्फ्लेमेटरी। सो IBS क्या है, IBS इज द इरिटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ना, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। एंड IBD इज द इन्फ्लेमेटरी, है ना, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल सिंड्रोम डिजीज, ठीक है ना। सो क्या बोला है, फ्रीक्वेंट डायरिया। सो फ्रीक्वेंट डायरिया आपको IBD पे भी देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज जब हम पढ़ेंगे तो देखिएगा आपको उसमें भी फ्रीक्वेंट डायरिया होता है, उसमें भी वेट लॉस होता है, ठीक है ना, क्योंकि एंड ब्लड इन स्टूल, ब्लड इन स्टूल तो लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लड इन स्टूल ना मेनली आपको IBD में देखने को मिलेगा, लाइक क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ेंगे ना उसमें देखने को मिलेगा। IBS में बहुत लेस लाइकली आपको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में आपको ब्लड इन स्टूल देखने को मिलेगा इन द लेटर स्टेज, लाइक इन द लेटर स्टेज बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आपको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है तो आपको ब्लड इन स्टूल देखने को मिल सकता है। तो मतलब फ्रिक्वेंट डायरिया, वेट लॉस एंड ब्लड इन स्टूल, ये तो दोनों में है, लाइक इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज में भी है और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में भी है। फोर्थ क्या है, एब्डोमिनल पेन रिलीव आफ्टर डेफिकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि जो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगा दैट इज रिलीव बाई फ्लैटस पास या फिर डेफिकेशन के बाद रिलीफ मिलेगा, वो बेसिकली किस में देखने को मिलता है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज में नहीं मिलता है। सो आंसर क्या होगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एब्डोमिनल पेन रिलीव आफ्टर डेफिकेशन इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ IBS, ठीक है ना, क्योंकि वो डेफिनेशन में ही ये चीज लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा ना रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रिलीफ बाई डेफिकेशन एंड फ्लैटस, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट एडवाइस फॉर पेशेंट विथ इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, ठीक है ना। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फॉर पेशेंट विथ इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम इज लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक, नो, क्योंकि बेसिकली ये जो डिजीज है दैट इज अ फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर है, एज सच कुछ इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, बस हाँ IBS मतलब इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में हमने बोला ना या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है। सो अगर इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम विथ डायरिया है तो रिफेक्सिमिन देते हैं, बट फॉर लॉन्ग टाइम तक नहीं देते हैं ना, सो ये गलत हो गया। हाई डोज स्टेरॉइड्स नो यूज, ये तो बिल्कुल ही नहीं देते। इमीडिएट कोलोन सर्जरी की तो नीड ही नहीं है बिकॉज दिस इज अ मोटिलिटी डिसऑर्डर। डी इज द स्ट्रेस रिडक्शन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, तो आंसर इज डी। बेसिकली हम इसमें स्ट्रेस बोलते हैं जब एग्जाम के टाइम मतलब ये ज्यादा ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। प्लस डाइटरी मॉडिफिकेशन बोलेंगे लाइक हाई फाइबर डाइट लेना है आपको, प्लस प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स हो गया, प्लस लो फोडमैप डाइट लेना है। सो ये हमें बेसिकली लाइफ स्टाइल डाइटरी मॉडिफिकेशन पेशेंट को बोलना है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारा इरिटेबल बॉवेल डिजीज के बारे में था, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के बारे में था। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना है, फोडमैप डाइट, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि उसका जो डेफिनेशन है, ये 2 चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।